खुद जियो और को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। तो चलिए इसी भावना को साकार करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन। माना उतना सुरीला नहीं गाया होगा मैंने, लेकिन भावना मेरी एकदम साफ है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चौधरी स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में, जिसमें आज हमारी चर्चा का विषय होगा बाघ पारिस्थितिकी और बाघ संरक्षण के महत्व पर। अयम निजे परोवेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा अपना है, ये मेरा नहीं है, ऐसी भावना छोटी सोच वाले लोगों की होती है। उदार चरित्र, उदार हृदय वाले लोगों के लिए संपूर्ण धरती ही उनका परिवार होती है। और हमें अपनानी है वसुदेव कुटुंबकम की भावना, यानी संपूर्ण धरती ही हमारा परिवार है, जिसमें ना सिर्फ हम और हमारा परिवार शामिल है, बल्कि प्रकृति, छोटे बड़े सभी जीव, कीट, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी शामिल है। जिस तरह हम अपने परिवार का संरक्षण करते हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह पूरी धरती को अपना परिवार मानकर हमें इन सभी के संरक्षण के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। और उसके लिए हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आनंदिता विदिशा चटर्जी से, जो कि पारिस्थितिकी विज्ञान और जीव संरक्षण विज्ञानी है। स्वागत है मैम आपका हमारे खास कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में। नमस्कार, मैं आनंदिता और मैं पिछले 12 सालों से बाघों पे और बाघों का जो वासस्थान है उस पे काम कर रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इतने 12 सालों में जो नॉलेज मुझे मिला है मैं सबके साथ वो शेयर कर पाऊँ। जी बिल्कुल। तो हम कार्यक्रम को शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, ये कितना ज़रूरी होता है। पर्यावरण है, इसमें जितने हम जिस जगह पे रहते हैं उसमें जितने जीवित चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, हम खुद हो गए, और उसके साथ जो नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं, जैसे पानी हो गया, फिर उधर हमारे जो हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सारा मिला के जो एक सिस्टम होता है उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। और एनवायरनमेंट का स्टडी जो डिफरेंट अलग अलग तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं, बट जिसमें सिर्फ पेड़ पौधे, जानवर और जिसमें परभक्षी भी हो गए, शाकाहारी भी हो गए, वो सब जो मिला के होता है उनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम की जो उसका जो पढ़ाई किया जाता है उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। जी। तो पारिस्थितिकी हो गई जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, और पर्यावरण जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सभी पर्यावरण में शामिल होता है। तो मैम, पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य लेकर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? देखिए, जब शुरू में ये पढ़ाई शुरू की गई थी तो ये चंद लोगों में ही वो था, चंद लोग इसमें ही आ रहे थे, चंद लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन अगर सिर्फ 10 लोग पर्यावरण को बचाना चाहे तो वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए पूरी दुनिया को, पूरे सबको हमें साथ में लाना है। तो ये जो पर्यावरण दिवस है इसीलिए है कि सारी जो जनता है जो इन चीज़ों में जो एक्टिवली नहीं है उनको हम बता सके कि इसमें क्या होता है। उसमें जैसे पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इसके लिए जनता क्या कर सकती है, इसी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वाला पर्यावरण दिवस ग्लोबली 1973 में ये किया गया था। तो पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि जो मैंने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण धरती ही हमारा परिवार है और सभी के साथ मिलकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ पर्यावरण दिवस मनाया गया, जो कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि सभी के साथ मिलकर इस सपने को साकार किया जा सकता है। अगला मेरा सवाल होगा मैम, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन जो बनाए रखते हैं वो प्रमुख कौन कौन से घटक होते हैं? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे 3
4 स्केल होता है, 4 ऐसे लेवल होता है उसमें सबसे नीचे होता है जो हमारे पेड़ पौधे हो गए, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, जो ऑक्सीजन लेके जो हमारा खाद्य जो प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। उसके ऊपर आता है शाकाहारी एनिमल, जो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन से वो जो खाना प्रोड्यूस कर ले, ग्लूकोज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो अपने अंदर लेते हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं सेकेंडरी प्रेडेटर्स, जो है जैसे कि हो गए आप हाइना हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सब हो गया आपका सेकेंडरी प्रेडेटर्स। और सबसे ऊपर आता है टाइगर जैसा प्राणी। तो इन चारों में ही एक संतुलन बजाय रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइगर जो है, टाइगर सबका संतुलन बनाए रखता है। अगर वो टाइगर उधर से हट गया तो हमारे जो बीच के जो ये लेपर्ड और हाइनाज है, इनका नंबर बढ़ जाएगा। इनका नंबर बढ़ने से क्या होगा, जो छोटे जो मांसाहारी जानवर है उनका संख्या कम हो जाएगा। उनका संख्या कम हो जाने पे पूरा जो संतुलन है वो पूरा बिगड़ जाएगा, और वो हम उसको बोलते हैं इकोसिस्टम क्रैश। एक इकोसिस्टम क्रैश होता है। इसीलिए टाइगर जो महत्वपूर्ण है, हम बोल सकते हैं जो सबसे ऊपर है वो सबसे महत्वपूर्ण उसको माना जा सकता है। तो मतलब वो पूरा सर्कल बाघ पे ही रहता है, डिपेंड करता है कि वो उसका आहार ये है, उसका ये है, और अगर बाघ ही वहाँ से हट जाएगा तो ये सर्कल बिगड़ जाएगा। और जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे लेपर्ड या हाइना भी नहीं रहे और जो शाकाहारी जानवर है जैसे चीतल हो गया, सांबर हो गया, इनका संख्या अगर बढ़ जाए तो वो जो पेड़ पौधे हैं उसको खा के उसका संख्या इतना कम कर देंगे कि फिर वो जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर ही वहाँ से पूरा हट जाएगा। अगर प्रोड्यूसर हट जाएगा तो फिर से वही इकोसिस्टम क्रैश का एक और जगह मतलब पे इस सर्कल में से कोई भी एक कम हो गया तो ये सर्कल बिगड़ सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाघ जी, जो सबसे सर्वोच्च जो है, सर्वोपरि है, वो है बाघ। तो बाघों का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितना ज़रूरी है? जैसे अभी मैंने बताया, अभी जैसे बाघों का नंबर, अगर बाघियों का संख्या कम हो जाएगा तो उनके नीचे जो मांसाहारी जानवर है, तो वो मांसाहारी जानवर सिर्फ जो शाकाहारी जानवर का कम करेंगे वो नहीं। जैसे अभी हमारे इंडिया में आप देखेंगे ज़्यादातर जंगल ऐसे उसमें लोग रहते हैं ज़्यादातर जंगलों के आसपास, और वो लोगों के पास गाय बकरी होता है, मवेशी होता है। वो मवेशियों पे ये टाइगर जितना नंबर बढ़ेगा, ये वो मवेशियों पे उतना ज़्यादा वो जाएंगे, वो खाएंगे और उनका नुकसान उतना ज़्यादा होगा। बिल्कुल। उसके ऊपर से वो क्या होगा, और वो संभाल नहीं पाएंगे, और फिर ऊपर से वो भी आके जो हमारे लोग हैं वो भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा, उनको उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो इसमें से जो पूरा, बट ये जैसे ही टाइगर है वो इन सब का नंबर एक ऐसे स्टेटस पे रखता है कि उसमें अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी नुकसान नहीं होता है, अभी होता है, बट वो एक हद तक होता है। वो टाइगर हट जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बाघों का संरक्षण तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाघों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या बाघ विलुप्त प्रजाति में शामिल होने की कगार पर है हमारे भारत में? अभी तो वो नहीं है। अभी हम 2024 में खड़े होके हम बोल सकते हैं कि हम बाघ से कंजर्व कर पाए हैं जी। लेकिन आज से जब आप 50 साल पहले जाएंगे तो बाघों का संख्या इतना कम हो चुका था कि वो विलुप्ति के कगार पर खड़ा था। तो उसी टाइम पे हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, उन्होंने ही ये वाला पूरा अपना इनिशिएटिव लेके ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, और उसी में उन्होंने बाघों का बचाना ज़रूर शुरू किया, जो कि आज हम उस वजह से आज हम ऐसे जगह पे खड़े हैं जो पूरी दुनिया के जो 70% बाघ है वो हमारे देश में है। 3,500 से ज़्यादा बाघ हमारे जंगलों में हैं। हम उसमें जो ज़ू है उसको काउंट नहीं करते। तो मतलब हमने सही टाइम पे सही स्टेप ले लिया जी, कि हमको विलुप्त होने के कगार पर वो आज नहीं है। हमारे भारत में 70% बाघ
है जी, भारत जो में? हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है, जी। जो साइंटिस्ट हैं, उन सब का, जो रिसर्चर्स हैं, उन सब ने अपना जान लगा के ये आज जो इस जगह पे खड़े हैं, आज पूरी दुनिया में इंडिया बाघों को बचाने का, कॉन्जर्वेशन का एक मिसाल होके ये तो खड़ा है। बहुत अच्छा उदाहरण हमने पेश किया है भारत में। जी। तो बाघों के संरक्षण में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा जो अभी इस आज के दौर पे आके जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो होता है उनका जो वासस्थान है, जंगलों का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जंगलों का क्या हो रहा है, जो इधर उधर पे लोगों का संख्या बढ़ रहा है। आज हमारे देश में 1.4 बिलियन लोग हैं, तो सबके लिए, और हमारे देश में जो ग्रामीण लोग हैं वो ज़्यादा है, वो जंगलों के आसपास रहते हैं, तो उनका जो प्रेशर जो हो रहा है उसके वजह से वो जंगल ख़त्म हो रहा है। फिर उसके ऊपर हमारा जो संख्या जो बढ़ रही है उसके वजह से हमें सड़कें चाहिए, हमें रेलवे चाहिए, उसके वजह से भी जंगल घट रहा है। और ये है कि हमारी संख्या इतना बढ़ रहा है कि एक छोटे जगह पे हमारे बाघ वो सीमित नहीं रह सकते। हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हमें कम से कम 20 ब्रीडिंग टाइग्रेस बोलते हैं चाहिए। 20 ब्रीडिंग टाइग्रेस के लिए हमें कम से कम 400 स्क्वायर किलोमीटर एक जंगल चाहिए होता है, लेकिन वो जगह बहुत 400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास फिर 1200 स्क्वायर किलोमीटर और जंगल होनी चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में आके वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने का रास्ता बना होना चाहिए, जिसको हम साइंटिफिकली कॉरिडोर्स बोलते हैं। लेकिन ये कॉरिडोर्स भी आजकल ख़त्म हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि हैबिटेट डिग्रेडेशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ये बाघों का संरक्षण का सबसे बड़ा चुनौती है। और उसके साथ जो पोचिंग है जी, जैसे काफ़ी देशों में बाघों का जो हड्डी हो गया शिकार, हाँ जी, तो उन चीज़ों में ट्रेडिशनल मेडिसिन में उनके अपने जो दवाई है उसमें वो चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अभी भी वो प्रूव हो चुका है कि उसका कोई ऐसा कोई रोल नहीं है, फिर भी वो डिमांड अभी भी है। इसके वजह से ये अवैध शिकार अभी भी बहुत जगहों पे होता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बाघों को कंजर्व करने के लिए। तो बाघों के संरक्षण में जो प्रमुख चुनौतियां देखने को मिली वो जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो रहने के लिए जो जंगल है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और बस्तियों का उद्योगों का निर्माण होता जा रहा है और जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। दूसरा, अवैध शिकार, बाघों का जो अवैध तरीके से शिकार हो रहा है वो भी एक बाघ संरक्षण में चुनौती बनकर सामने आ रहा है। तो मैम, मेरा अगला सवाल होगा कि अवैध शिकार को रोकने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं या सरकार क्या कदम उठा रही है? जैसे मैंने अभी बोला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है बाघों को कंजर्व करने के लिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसको बीट बोलते हैं। तो हर बीट में एक बीट ऑफिसर होते हैं और वो हर दिन अपने जो वॉचर है उनके साथ बीट का पेट्रोलिंग करते हैं। उससे वो सिर्फ ये नहीं देखते कि जंगलों में जानवर का क्या हालत है, उसमें वो भी देखते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जंगलों में हम देखते हैं उसको स्नैर्स बोलते हैं, वो तारों से बनाया जाता है, वो उसमें बाघों का पैर फंस जाता है और उससे वो निकल नहीं पाता है, तो वो ढूंढना। फिर उसके ऊपर अभी भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एक ऐप बनाई है, एक सॉफ्टवेयर बनाई है जिसको बोलते हैं एम स्ट्राइप्स। तो एम स्ट्राइप्स से ये जो पेट्रोलिंग है वो डेली वो अपने एम स्ट्राइप्स ऐप में वो डालते हैं और फिर पता चलता है कि कौन से जगह पे क्या स्नेर मिला, क्या बाघों का अगर कोई एक बाघ मर भी गया है वो सब हो गया। और जैसे ही ऐसा कुछ होता है तुरंत फिर वहाँ पे लोग चले जाते हैं, और क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मर्स भी रहते हैं तो कहाँ से हो रहा है, या फिर जो कैमरा ट्रैपिंग हो रहा है, कैमरा ट्रैपिंग में भी कभी कभी हमको दिख जाता है कि शिकार किया हुआ जानवर वो लेके जा रहे हैं। तो लेकिन उसके वजह से हमें ये जो स्निफर डॉग है, स्निफर डॉग से उनको पता चल जाता है कि कौन से गांव से कौन से तरफ से आते हैं, तो उनको पकड़ा जाता है और फिर उनको
काफ़ी पनिशमेंट दिया जाता है, उनको जुर्माना भी दिया जाता है। तो लीगली तो अभी क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो हमारा बाघ एक सुरक्षित है, तो इसके लिए कोई भी अगर बाघ के ऊपर है तो 5 साल उसका जेल हो सकता है। तो बाघों के संरक्षण के लिए सरकार ने एप्लीकेशन भी बना दी है, प्लस जो संगठन है वो भी लगातार निगरानी रखे हुए है कि अवैध शिकार ना हो और शिकारी तक भी पहुंचकर उसको सजा दी जाए। मैम, अगला सवाल होगा कि बाघों का संरक्षण और पर्यावरण संतुलन आज के आधुनिकता में किस तरह से हम इनको संतुलित कर सकते हैं, दोनों में बैलेंस बना के रख सकते हैं? जी, आज ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये सब जगह पे यही है, क्योंकि हमारा जैसा जैसा जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारे डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो हमें चाहिए रोड्स और रेलवे। इसके लिए हम जो करते हैं स्मार्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। जैसे आपने एक रोड बना दिया, तो रोड को ऐसे बना दिया कि नीचे से सारे जानवर के चलने के लिए एक जगह हो जाए, उसको हम बोलते हैं अंडरपास। या फिर ऊपर से भी ऐसा जगह बना दिया कि बाघों को सिर्फ बाघ नहीं, कोई भी जानवर को पता नहीं चले कि वहाँ पे कोई रोड है, वहाँ पे जंगल उनको एकदम एक साथ ही दिखे। तो वो हो सकता है एक वो स्मार्ट लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो अंडरग्राउंड सड़क हो या ऊपर से हो, जिसके अंडरपास बोलते हैं या ओवरपास बोलते हैं, वो हो सकता है। रेलवे के लिए भी ऐसा ही होता है कि बाघों के चलने फिरने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है कि दोनों, जैसे आप मान लीजिए पेंच और कान्हा, दोनों के बीच में कॉरिडोर है। अगर वो कॉरिडोर में रोड बनता भी है तो ऐसा रोड बनना चाहिए जिसमें से बाघों का मूवमेंट जो है वो डिसरप्ट ना हो, वो वहाँ से वो चल पाए, क्योंकि वो अगर चल नहीं पाए तो क्योंकि दोनों जगहों पे बाघों का संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो मूवमेंट नहीं कर पाए तो और ज़्यादा वहाँ पे अपने बाघों के बीच में भी एक फ़ाइट होगा और लोगों के साथ जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ेगा। इसीलिए ये स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे, और अभी काफ़ी जगह पे, जैसे अभी मैंने आपको पेंच का एग्जांपल दिया, पेंच में ही जो रोड बना है उसमें ही अंडरपासेस बने गए हैं, और उसमें से हमने देखा भी है, जो कैमरा ट्रैप्स हैं उसमें हमने देखा है कि टाइगर और उसके बच्चे भी रोज़ाना नहीं, मतलब डेली बेसिस पे रेगुलरली वो उधर से आना जाना कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा ये चीज़ सिर्फ कागज़ों पे ही नहीं है, धरातल पर भी ये चीज़ आ गई है कि या तो वो अंडरपास सड़क हो या फिर जंगल हो। इससे ना हमारे बीच में डिस्टरबेंस हो, ना फिर जानवरों के बीच में डिस्टरबेंस हो, दोनों ही अपना अपना देख सकें। अगला सवाल मैम, बाघों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन से हमें क्या लाभ मिलता है? मतलब इंसान ऐसा प्राणी हो गया है कि जहाँ उसको अगर फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो कुछ काम नहीं करेगा, तो अगर हम बाघों का संरक्षण करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इंसानों को क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, जो सबसे पहला सवाल आपने पूछा कि बाघ जैसे पारिस्थितिकी है उसमें कैसे लगते हैं, हम भी पारिस्थितिकी का एक हिस्सा है। अगर हम वहाँ पे, अगर बाघ नहीं रहे, मैं ऐसे बहुत जंगलों में गई हूँ जहाँ पे लोग रहते हैं, तो मैंने उनको पूछा था कि आपको क्यों लगता है कि बाघ क्यों ज़रूरी है। वो बोलते हैं, सब लोग 100% यही बोल चुके हैं कि बाघ नहीं रहेगा जंगल नहीं रहेगा, अगर जंगल नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर अपने आप को बचाना है तो बाघों को बचाना, जंगलों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा कोई और फ़ायदे कि बाघों के संरक्षण? जी, जैसे हम लोग, आप भी गए होंगे जंगलों में टूरिस्ट बन के सफारी, उससे एक तो आप जब शहर से जाते हो वो हरा देख के आपको जो आँखों की शांति मिलती है, जो साफ़ ऑक्सीजन मिलता है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर ये टूरिज़्म के वजह से जो लोकल लोग हैं उनको इतना इनकम करने का मौका मिल जाता है, उनको टूरिस्ट के वजह से सिर्फ नए रिजॉर्ट्स नहीं, बहुत सारे जंगलों के पास होम स्टेज भी होता है, गाइड का नौकरी मिलता है,
और तो ये सिर्फ हमारे रहने सहने का नहीं, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसके लिए भी बाघ संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से मैम ने बताया कि बाघों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है, काफ़ी सारे फ़ायदे बता दिए कि आजीविका का साधन हो सकता है, पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, और मैम ने खुद ने फील्ड में जाकर ये लोगों से भी पूछा और लोगों ने ये माना, लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, बाघों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर बाघ नहीं है तो हम नहीं है, जंगल नहीं है। मैम, मेरा अगला सवाल है कि बाघों का संरक्षण कब से शुरू हुआ? देखिए, ये 1972 से ये शुरू हुआ था। ऑन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उन्होंने शुरू किया था स्पेशल टाइगर फोर्स। फिर उन्होंने पूरे कंट्री में अपना सर्वे किया करके 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। ये तो आप बोल सकते हैं इंडिया में 1973 से टाइगर कंजर्वेशन का काम चालू हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है मैम? प्रोजेक्ट टाइगर ये है, प्रोजेक्ट टाइगर का क्योंकि ये समझ में आ गया था तभी कि हमारे इंडियन कल्चरल हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक टाइम से टाइगर का हमारे साथ रिलेशनशिप है। जैसे आप जाएंगे सतपुड़ा में देखेंगे, उसमें रॉक पेंटिंग में टाइगर का फ़ोटो बनाया हुआ है, ठीक है। तो रॉक पेंटिंग आप सब समझ सकते कितने हज़ार साल पहले। आप काफ़ी सारे स्टोरीज़ में, नॉवेल्स में आप टाइगर का इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। तो उन्होंने वो समझ के, टाइगर का इम्पोर्टेंस समझ के ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया, जिसका सिर्फ ये मकसद नहीं था कि टाइगर को बचाना है, टाइगर का जंगल बचाना है, टाइगर जो खाता है उसको बचाना है। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। 9 टाइगर रिजर्व में लॉन्च हुआ था, जिसमें जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी था, कान्हा नेशनल पार्क था, जिसमें मानस था, सुंदरबंस था, बांदीपुर था। ये सारे 9 टाइगर रिजर्व में ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है। और आज के 2022 में यही 9 टाइगर से नंबर बढ़ गया है 53 टाइगर रिजर्व, और पूरे देश का 2.3% ऑफ द जो लैंड एरिया है उसमें टाइगर के लिए सर्वे किया जाता है। तो बाघों की संख्या की बात की जाए तो अभी बाघों की संख्या कितनी है? अभी है 3682 टाइगर्स इंडिया में है। और अपना ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये किस तरह से काम करता है? ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मैं उसी में काम करती हूँ जी। तो उसमें क्या है, वो सबसे जो हमारा जो मिनिस्ट्री है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में उसी के अंडर है। तो वो सारे जो ये 53 टाइगर रिजर्व, सिर्फ 53 टाइगर रिजर्व नहीं, और उसके बाहर भी जहाँ जहाँ पे बाघ संरक्षण और अभी वो उसके अंदर चीता भी है, वो ये काम चलता है, वहाँ पे काम करते हैं। वो गाइडलाइंस बनाते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे बाघों को मनाना है। जी। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी धर्मों में, सभी कानून में और सभी जगह अलग अलग तरीके से ये बात समझाई गई होगी, लेकिन बात का उद्देश्य, बात का मकसद सिर्फ यही है कि बाघों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण हम सभी को मिलकर एक साथ करना होगा, तभी हमारा पर्यावरण और हमारे आधुनिकता के साथ हम सामंजस्य बिठा पाएंगे। और मैम, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि बाघों का संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है? बाघ हमारा जैसे हम देखते आ रहे हैं, हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में बाघों का वो है। सुंदरबन में एक ऐसा देवता है जिसका नाम है बनवीवी। सुंदरबन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, सुंदरबन में बहुत लोग बाघों के हाथों मारे जाते हैं, बट फिर भी वो बनवीवी का पूजा करके जाते हैं। उनको पता है कि बाघ सुंदरबन को बचाने के लिए कितना ज़रूरी है। ये जो बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, ये जंगलों के वजह से इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर कम पड़ता है, और ये जंगल आज बचा है बाघ के लिए। आप लोग जंगल जाके, आपके यहाँ पे रणथंभौर जैसा इतना बड़ा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे जाके आप बाघों को देखें
देखेंगे बाघ कितने अच्छे से वहाँ पे रह रहा है और रणथंभौर कितना उभर गया है। जिस जंगल में बाघ नहीं है और जिस जंगल में बाघ है, उस दोनों के बीच में आपको पता चल जाएगा। आपको सांस लेने में पता चल जाएगा, आप जयपुर में बैठ के कहाँ सांस ले रहे हैं और जब सवाई माधोपुर में जाके जब सांस ले रहे हैं तब उसके बीच में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो ये अगर आपको ऑक्सीजन, क्लियर ऑक्सीजन, आपको क्लीन एयर अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे भी एक हरा हरा जंगल देख के जाए, तो उसके लिए बाघों को बचाना, और बाघों को बचाएंगे तभी आपका पर्यावरण भी बाँचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के कार्यक्रम से काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। तो बस ऐसे ही खुश रहिए और प्रकृति और जीव जंतु में तालमेल बना के चलते रहिए। नमस्कार।